गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लाइफ प्रेयर। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर सेकेंड ऑफ 5 पीआईवी बूट कैंप रिवीजन का। ठीक है, सो कल हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिज्म अगर कैपिटल टी हो या फिर ऑर्गेनिज्म अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो, सो दोनों में फिनोटाइप सेम रहता है, इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे? प्योर टॉल। ठीक है, इसको प्योर टॉल क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जनरली प्योर लाइन में ऐसा होता है, जब बार बार इनब्रीडिंग होती है तब होमोजाइगस टॉल बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्योर टॉल। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है कि प्योर टॉल किसको बोलेंगे? वो तो इसका फीचर है कि ये होमोजाइगस कैपिटल टी है, लेकिन इसका जो नोटेबल फीचर है वो ये है कि अपने कैरेक्टर्स को सेग्रीगेट नहीं करता है। ये टॉल है, इसकी इनब्रीडिंग होगी, सेल्फिंग होगी तो ये टॉल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है इसको क्या बोल रहे थे? हाइब्रिड टॉल। सो ये भी प्योर टॉल जितना ही टॉल है, लेकिन हाइब्रिड टॉल की विशेषता क्या है कि हाइब्रिड टॉल अपने कैरेक्टर को सेग्रीगेट कर देगा। ठीक है, इसकी अगर सेल्फिंग होगी सो 3:1 में टॉल रेशियो डॉर्फ आएगा, और इसकी अगर सेल्फिंग होगी तो 1:0 में टॉल रेशियो डॉर्फ आएगा। ठीक है, तो ये सब हम सब लोगों को मालूम है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हाउ टू चेक कि ये वाला जो है और ये वाला जो है वो कौन सा जीनोटाइप है। क्योंकि एक्चुअली में हम लोग ऑब्जर्व किसको करते हैं? फिनोटाइप को। ऑब्जर्व किसको करते हैं? फिनोटाइप को। ठीक है, और ये वाला भी उतना ही टॉल है जितना टॉल ये वाला है। सो दोनों में कोई फिनोटिपिक डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हाउ विल वी डिटरमाइन कि ये वाला लेना है, ये वाला है जीन या ये वाला जीन है? ठीक है, नाउ उसके लिए बहुत सारे क्रॉसेस होते हैं। ठीक है, सो पहला आज का जो क्रॉस है उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, सो आप लिख लो टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस का शॉर्ट में अगर नाम देना हो, फ्रेज में डिफाइन करना हो, तो क्या बोल सकते हैं कि ये बेसिकली जाइगोसिटी को चेक करने वाला क्रॉस है। तो मैं लिख रहा हूं दिस इज बेसिकली जाइगोसिटी चेक या फिर चेकिंग क्रॉस। ये चेक करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट है, वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। देखो, डोमिनेंट फिनोटाइप को ही चेक करने के लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेसिव वाला तो नोन होगा कि होमोजाइगस रिसेसिव होगा तभी ड्वार्फ आएगा। ठीक है, सो इसमें कोई चेक करने वाला नहीं है। अगर ड्वार्फ है तो ऑब्वियसली होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ठीक है, चेक कहां करना है? जहां पे डोमिनेंट फिनोटाइप आ रहा है। ठीक है ना, सो टेस्ट क्रॉस किसको चेक करता है? जाइगोसिटी चेकिंग क्रॉस टू चेक जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। जो फिनोटाइप डोमिनेंट है उसका जीनोटाइप पता करना है। ठीक है, क्योंकि जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है, उसी में कंफ्यूजन है कि वो प्योर डोमिनेंट है या हाइब्रिड डोमिनेंट है। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? सो बाय डेफिनेशन जो जो मेंडल ने किया, सो उसको मैं बोल सकता हूं मेंडल्स टेस्ट क्रॉस। मेंडल्स टेस्ट क्रॉस मतलब ये टेस्ट क्रॉस का मेंडेलियन वर्जन है। ठीक है, इसमें मेंडल ने क्या किया कि F1 प्रोजेनी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 प्रोजेनी जो कौन सा कैरेक्टर शो, कौन सा ट्रेट शो कर रहा है? डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर अगर है तो डोमिनेंट कौन सा होता है? वायलेट। ठीक है, और रिसेसिव कौन सा होता है? व्हाइट। ठीक है, सो ये कौन सा वाला फ्लावर होना चाहिए? वायलेट फ्लावर। अब वायलेट फ्लावर एक केस में आएगा या टेक्निकली दो केस में आएगा? दो केस में आएगा। ठीक है, वायलेट क्लास दो केस में आएगा, कैपिटल डब्लू में भी आएगा और कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू में भी आएगा। दोनों केस में फ्लावर कैसा आएगा? वायलेट। अब ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, सो मेंडल का टेस्ट क्रॉस क्या था कि मेंडल ने F1 प्रोजेनी लिया और F1 प्रोजेनी का कौन सा वाला लिया? जो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा हो।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस क्रॉस में F0 क्या लिया होगा, इस क्रॉस में F0 लिया होगा प्योर वॉयलेट, और जो स्मॉल W बनाऊंगा थोड़ा राउंड बना दूंगा, ठीक है, कैपिटल W थोड़ा पॉइंटी बना दूंगा, ठीक है। सो प्योर वॉयलेट और प्योर व्हाइट। तो F1 प्रोजेनी सारे के सारे कैसे हैं, हाइब्रिड, कैसे हैं, हाइब्रिड। सो हाइब्रिड में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल W, ये वॉयलेट है लेकिन हाइब्रिड है, ठीक है ना। अब इसमें इसमें और इसमें अगर अंतर करना है तो कैसे अंतर करेंगे, ये वाला तो मालूम है, ठीक है, ये वाला तो मालूम है कि ये वाला हाइब्रिड ही होगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अगर आएंगे तो तीन तरह के मिलेंगे ना, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, तीन तरह के मिलेंगे। तो अब इस वाले में और इस वाले में अंतर कैसे करेंगे, ठीक है। सो कहां पे ज्यादा कंफ्यूजन है, F1 में या F2 में, F2 में, क्योंकि यहां पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो बेटर है इसको हम लोग क्या कर लें, F2 कर लें, कि मेंडल ने क्या किया, F2 प्रोजेनी जो कि डोमिनेंट रेट शो कर रहा है वो कितने तरह का है, दो तरह का है, डोमिनेंट रेट शो करने वाला दो तरह का है, ठीक है। तो इसका मतलब F2 प्रोजेनी जो डोमिनेंट रेट शो कर रहा है वो नॉन जीनोटाइप का है या अननोन जीनोटाइप का है, अननोन जीनोटाइप का है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी वाइज चले तो ट्वाइस लाइक्लीहुड क्या है कि वो हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। अरे अगर ये इसकी प्रोबेबिलिटी x है तो इसकी 2x है ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सो यू आर नेवर श्योर कि कौन सा वाला प्रोजेनी है, क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है। सो लेट मी गेट रीड ऑफ दिस, ठीक है। सो मेंडल ने क्या किया, अननोन जीनोटाइप किसका है, F2 प्रोजेनी के डोमिनेंट रेट एक्सप्रेस करने वाले को, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, चाहे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो, वो सब अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमिनेंट रेट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कि प्योर वाला है या हाइब्रिड वाला है। सो मेंडल के टेस्ट क्रॉस में किसके साथ क्रॉस कराना है, ठीक है। सो F2 प्रोजेनी विद डोमिनेंट रेट को, F2 प्रोजेनी ऑफ डोमिनेंट रेट को क्रॉस कराना है किसके साथ, क्रॉस्ड विथ F0 रिसेसिव। F0 रिसेसिव को कौन सी जनरेशन बोल रहे थे, पेरेंट जनरेशन, ठीक है। और F0 रिसेसिव ऑब्वियसली कैसा होगा, स्मॉल w स्मॉल w, ऐसा होगा ना, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अननोन जीनोटाइप को नोन जीनोटाइप के साथ, सेल्फ नहीं ऑब्वियसली, क्या करा रहे हैं, क्रॉस, ठीक है, ठीक है। और एक चीज आप और नोटिस करो कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को प्रीवियस जनरेशन से क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक तरह का कैसा क्रॉस हुआ, बैक क्रॉस हुआ, ठीक है, क्योंकि पिछली जनरेशन में जा रहे हैं, ठीक है। सो अब दो तरह का रिजल्ट निकल के आएगा। पहला वाला केस क्या होगा, मान लेते हैं केस 1 क्या होगा कि ये प्योर वॉयलेट है, ठीक है। सो अगर प्योर वॉयलेट है तो कैपिटल W किसके साथ क्रॉस होगा, स्मॉल w के साथ, ठीक है। और ये वाला एक ही तरह का गैमेट बनाएगा कैपिटल W, ये वाला एक ही तरह का गैमेट बनाएगा स्मॉल w, और दोनों मिलके एक ही तरह का प्रोजेनी बनाएंगे कैपिटल W स्मॉल w। सारे प्रोजेनी कैसे होंगे, वायलेट फ्लावर वाले होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि अगर होमोजाइगस है तो F0 रिसेसिव के साथ क्रॉस कराने पे कोई भी व्हाइट फ्लावर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि वो प्लांट कैसा है, अननोन जीनोटाइप कैसा है, होमोजाइगस, ठीक है ना। दूसरा केस कौन सा होगा, केस 2, केस 2 कौन सा होगा, केस 2 होगा जब अननोन जीनोटाइप का प्लांट कैसा है, हेट्रोजाइगस। अरे देखो ना, दो पॉसिबिलिटी थी ना, F2 में दो पॉसिबिलिटी थी ना, ठीक है ना। अब इस वाले केस में भी किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, F0 रिसेसिव के साथ, ठीक है। सो ये वाला कितने तरह के गैमेट बनाएगा, दो। अरे हेट्रोजाइगस दो तरह के गैमेट बनाएगा ना, कैपिटल W वाला भी और स्मॉल w वाला भी, ठीक है। और ये वाला एक ही तरह का बनाएगा, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो दो तरह के प्रोजेनी आएंगे, ठीक है। पहला वाला कौन सा, कैपिटल W स्मॉल w, ये वायलेट होगा,
और दूसरा वाला कौन सा, स्मॉल डब्लू, ये वाइट होगा। और किस रेशियो में आएंगे, इक्वल रेशियो में आएंगे ना, इक्वल रेशियो में आएंगे ना। अब आप देखो बेटा, इसके सारे गैमीट कैसे हैं, एक ही तरह के 100%, तो यहां पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसमें दोनों गैमीट के जो बनना है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, इसका मतलब 50% इसके वाले कैसे होंगे, कैपिटल डब्लू, और 50% कैसे होंगे, स्मॉल डब्लू। ऐसा नहीं है कि स्मॉल डब्लू वाला गैमीट ज्यादा बनता है, या फिर स्मॉल डब्लू वाला गैमीट ज्यादा वायबल है, ज्यादा पॉलिनेट होता है, ऐसा नहीं है। दोनों का रिप्रोडक्टिव चांस इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए 50-50% है, तो ये वाले और ये वाले भी कितने बनेंगे, 50-50%। 50% वॉयलेट, 50% व्हाइट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1:1 क्या आएगा, वॉयलेट रेशियो व्हाइट। और पिछले वाले केस में क्या आएगा, ऑल वॉयलेट है तो व्हाइट है ही नहीं, तो क्या बोल सकते हैं, 1:0, क्या आएगा, वॉयलेट इज टू व्हाइट। सो ऑल इन ऑल मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F2 जनरेशन की जाइगोसिटी चेक करने के लिए एक क्रॉस डिजाइन किया, उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। सो टेस्ट क्रॉस में F2 प्रोजेनी, कौन सा वाला टेस्ट क्रॉस में लेते हैं, F2 प्रोजेनी शोइंग डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। F1 का तो जीनोटाइप मालूम है, F2 में नहीं मालूम है ना कि कैपिटल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अननोन जीनोटाइप को नोन जीनोटाइप के साथ क्रॉस करा रहे हैं, और दो रिजल्ट है, होमोजाइगस वाले केस में 1:0 और हेट्रोजाइगस केस में 1:1, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको डायग्राम बना के समझाया है, ठीक है। एज यू कैन सी कि डोमिनेंट फिनोटाइप में दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अब दोनों ही वाले को किसके साथ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल डब्ल्यू के साथ, ठीक है। सो एक केस में क्या बनेगा, ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस है, ठीक है, सो 50% कैसे बनेंगे, वॉयलेट, और 50% कैसे बनेंगे, व्हाइट। रेशियो क्या आएगा, 1:1, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट, 1:1, ठीक है। अगर अननोन जीनोटाइप होमोजाइगस है, कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, सो इसमें जब रिसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस कराएंगे, आप देखो रिसेसिव के साथ क्रॉस किससे करा रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करा रहे हैं दोनों केस में, ठीक है ना। तो ये वाला अननोन जीनोटाइप हो गया और ये वाला नॉन जीनोटाइप हो गया। तो टेस्ट क्रॉस में क्या कर रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, अननोन जीनोटाइप को नॉन जीनोटाइप के साथ क्रॉस करा रहे हैं। मेंडल ने क्या किया, F2 प्रोजेनी शोइंग डोमिनेंट ट्रेट को F0 पेरेंट के साथ, कौन से वाले, रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराया, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हम लोग आते हैं आगे के पार्ट पे। देखो डोमिनेंस का जो लॉ है उसका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मेंडल के टाइम पे क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, आज उनको क्या बोलते हैं, जीन्स। और मेंडल के टाइम में पहले क्या आया, फैक्टर्स, ठीक है ना। और ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर सिंगल होते हैं या पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट है वो क्या है, पहली बात ये देखो डिस्क्रीट यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि एक कैरेक्टर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से अलग है। जैसे टी वाला टॉलनेस का फैक्टर है और डब्ल्यू वाला फ्लावर कलर का फैक्टर है। सो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ मिला हुआ है या सेपरेट है, सेपरेट है। टी इज सेपरेट फ्रॉम डब्ल्यू, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रीट यूनिट, सेपरेट यूनिट, ठीक है। तो फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। आज के समय में इसका एक्सेप्शन है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि एक कैरेक्टर का क्या होता है, एक फैक्टर, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम लोग को मालूम है कि मल्टीपल कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। ऐसा भी होता है कि एक जीन हो और उसके मल्टीपल कैरेक्टर हो, प्लियोट्रॉपी। और मल्टीपल कैरेक्टर हो, एक ही जीन हो, ठीक है, वो भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी। लेकिन अगर जीन्स बहुत सारे, फैक्टर एक ही, कैरेक्टर एक ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। लेकिन यहां पे मेंडल के समय में क्या है कि एक कैरेक्टर होगा तो उसका एक फैक्टर होगा, डिस्क्रीट फैक्टर होगा, ठीक है ना। जैसे टॉलनेस का टी, फ्लावर कलर का डब्ल्यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
फैक्टर हमेशा किस में आते हैं? पेयर। अब इसका भी एक्सेप्शन है, कुछ फैक्टर मल्टीपल के सेट्स में आते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म। तो आप देखो मेंडल के लॉ का, सारे लॉ का क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसको एलील्स भी बोलते हैं, ठीक है, सो वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स एंड द अदर इज रिसेसिव, इसका भी एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। सो तीनों का एक्सेप्शन है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन डिस्क्रीट फैक्टर, उसका एक्सेप्शन क्या है? प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? फैक्टर्स अकर इन पेयर, उसका एक्सेप्शन क्या है? मल्टीपल एलेलिज्म, सम फैक्टर कैन अकर इन मोर देन पेयर सेट, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है कि डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर कैपिटल टी और स्मॉल टी में एक डोमिनेंट होगा दूसरे के ऊपर, उसका एक्सेप्शन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। सो ये तीनों स्टेटमेंट का ही मेंडल के एक्सेप्शन मिल जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको एक्सप्लेन करता है? पेरेंटल कैरेक्टर जो दो आते हैं, दो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, मतलब टॉल और ड्वार्फ, उसमें से एक ही क्यों F1 में आता है, इसको एक्सप्रेस करता है, क्योंकि एक वाला रिसेसिव है और दूसरा वाला डोमिनेंट है, ठीक है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको, किसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है? F2 प्रोजेनीज के या F1 प्रोजेनीज के? डायरेक्टली F1 प्रोजेनी। ये मैंने पहले भी बताया है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कब बोलेंगे? जब F1 से F2 बनेगा, तभी तो हाइब्रिड वाला सेपरेट होगा और स्मॉल टी दूसरे के स्मॉल टी से मिलेगा, ठीक है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स, वो कब लगेगा? F1 से F2 वाले सेल्फिंग में, ठीक है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस कब लगेगा? F0 के क्रॉस से F1 के रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। अरे पेरेंट तो टॉल भी है, ड्वार्फ भी है, लेकिन F1 में कौन सा वाला ट्रेट आ रहा है? टॉल। क्यों? क्योंकि टॉल डोमिनेंट है। अच्छा, F1 में तो सारे टॉल थे लेकिन हाइब्रिड टॉल थे, लेकिन F2 में ड्वार्फ भी आ गया, वो कैसे एक्सप्लेन होगा? क्योंकि हाइब्रिड टॉल का स्मॉल टी दूसरे हाइब्रिड टॉल के स्मॉल टी के साथ सेपरेट होकर के नया पेयर बना लिया। तो सेग्रीगेशन कहां आएगा? F1 से F2 जाने में, और डोमिनेंस कहां आएगा? F0 से F1 के रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में। तो साफ साफ लिखा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर, मतलब ट्रेट, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन वाला लॉ भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेग्रीगेशन वाला लॉ क्या बोलता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर रिकंबाइन कर जाते हैं, ठीक है, और सारे गैमीट के बनने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इक्वल, ठीक है। एक बार मैं रीड कर देता हूं, सकता है कुछ नया मिल जाए। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। कैपिटल टी और स्मॉल टी का रिजल्ट बीच का नहीं आता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी जितना ही टॉल है। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, हर चीज एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं ना, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मजे का, मिक्सिंग, ठीक है ना। सो दिस लॉ, विच लॉ? सेग्रीगेशन की, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है, नो मिक्सिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ मिल जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलके कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नो मिक्सिंग, इसका मतलब फैक्टर्स रिटेन देयर, फैक्टर्स अपने क्वालिटी को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं या रिटेन करते हैं? रिटेन करते हैं। फैक्टर्स मतलब जीन्स रिटेन देयर क्वालिटी इन हाइब्रिड, ठीक है ना। नेक्स्ट, और अगर F1 जनरेशन में कोई कैरेक्टर रिसेसिव है तो फिर F2 में वापस भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन विच जनरेशन? F2 जनरेशन। F1 में तो ड्वार्फ गायब हो गया था, लेकिन F2 में फिर से आ गया टॉल के साथ 3:1 में, ठीक है। दो ओनली वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन F1 स्टेज। F1 में तो ड्वार्फ नहीं था, F2 में फिर से आ गया। ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? सेग्रीगेशन, ठीक है ना। दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स, गैमीट बनते समय वो एलील्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट। क्रोमोसोम लेवल पे क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, ठीक है। और एलील्स के लेवल पे क्या बोलते हैं? जीन्स के लेवल क्या बोलते हैं?
और एक गैमीट को एक ही जाता है, एक को कैपिटल टी, एक को स्मॉल टी, ठीक है, क्योंकि गैमीट हैप्लॉइड है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट, होमोजाइगस पेरेंट एक ही तरह के गैमीट बनाता है फॉर दैट कैरेक्टर, ठीक है, और हेट्रोजाइगस कितने तरह के गैमीट बनाता है? 2 तरह के गैमीट बनाता है, ठीक है, विथ इक्वल प्रोपोर्शन। जो मैंने बताया कि जो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला पेरेंट है, ये 2 गैमीट बनाएगा, एक कैपिटल डब्ल्यू और दूसरा वाला स्मॉल डब्ल्यू, और दोनों का प्रोपोर्शन क्या होगा? सेम। ये वाला गैमीट और ये वाला गैमीट कितना बनेगा? 50-50%, 0.5 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो भाई, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, मतलब अच्छा टॉपिक आ गया। अभी तक थोड़ा बोरिंग टॉपिक, अब अच्छा टॉपिक आ गया, ठीक है। अब दिमाग 100% लगाना पड़ेगा। लूसी मूवी देखा है? नहीं देखा? देख, ठीक है ना। उसमें दिमाग 100% यूज करना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए पहले तो कंप्लीट डोमिनेंस समझना पड़ेगा। कंप्लीट डोमिनेंस क्या थी? कि जब F1 हाइब्रिड एक ही पेरेंट को रिजेंबल करता है, व्हेन F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स वन ऑफ द पेरेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस, क्योंकि एक पेरेंट का कैरेक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है। अब आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होगा? F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स वन ऑफ द पेरेंट या नन ऑफ द पेरेंट, नन ऑफ द पेरेंट, ठीक है। ना रेड होगा ना व्हाइट होगा, क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज F1 hybrid resembles none of the parent. F1 hybrid resembles none of the parent. वन ऑफ द पेरेंट बोले या आइदर ऑफ द पेरेंट बोले तो कंप्लीट डोमिनेंस, नन ऑफ द पेरेंट बोले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नया मॉडल आ गया तो क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और ऑब्वियसली यहां पे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है ना, तो मैं लिख दे रहा हूं उसमें फॉर अ कैरेक्टर, फॉर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए अगर वो किसी पेरेंट से नहीं मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उस कैरेक्टर की क्या हो गई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का 2 एग्जांपल है। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन, ठीक है। ये फ्लावर एक पेड़ का नाम है, ठीक है। इस फ्लावर की शेप जो है वो डॉग के फेस की तरह होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? डॉग फ्लावर। दिस फ्लावर डज नॉट बार्क, दिस फ्लावर इज नॉट लॉयल, बट दिस फ्लावर हैज अ शेप ऑफ लाइक अ फेस ऑफ अ डॉग, तो स्नैपड्रैगन बोलते हैं या डॉग फ्लावर। अब आप इमेजिन करो कि कुछ लोगों को देखने में इसका फ्लावर ड्रैगन जैसा लगा और कुछ लोगों को देखने में इसका फ्लावर कुत्ते जैसा लगा, तो नाम क्या पड़ गया? स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन की क्वालिटी अच्छी, अच्छा पहले इसका साइंटिफिक नाम क्या है? वेरी वियर्ड साइंटिफिक नेम, एंटेरिनम माजुस, ठीक है, मेजर नहीं, मैजुस। अंडरलाइन साइंटिफिक नेम्स, अदरवाइज यू विल गो टू जेल, ठीक। एंटेरिनम माजुस। अब इसकी क्वालिटी क्या है? कि इसके बहुत कलर के फ्लावर होते हैं, ठीक है, येलो भी होते हैं, ब्लूइश भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत कलर के फ्लावर होते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला फ्लावर, कौन से कलर का फ्लावर यूज करना है? रेड और व्हाइट, ठीक है। सो इसमें जो कैपिटल आर होता है वो कैसा होता है? रेड फ्लावर। ऑब्वियसली कैपिटल आर जीनोटाइप है और रेड फ्लावर फिनोटाइप है, ठीक है। स्मॉल आर जो होता है वो कौन सा फ्लावर होता है? व्हाइट फ्लावर। लेकिन याद रखना इसकी अलग अलग वैरायटी में बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा वाला हम लोग को लेना है? रेड व्हाइट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें तो येलो कलर का भी स्नैपड्रैगन होता है,
वो वाला नहीं लेना है, ठीक है। सो स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन से केस में है? सो आप लिख लेना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है फ्लावर कलर, और कौन से वाला फ्लावर कलर? येलो, ब्लू या रेड वाइट? रेड वाइट, रेड वाइट वेराइटी ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर, ठीक है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? स्टेम हाइट ऑफ डॉग फ्लावर, ठीक है, फ्लावर पोजीशन ऑफ डॉग फ्लावर, या फ्लावर कलर ऑफ डॉग फ्लावर, फ्लावर कलर ऑफ डॉग फ्लावर। तो कौन से कैरेक्टर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो भी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहना गलत है कि स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कैरेक्टर भी तो बोलना पड़ेगा ना, कौन से कैरेक्टर में? फ्लावर कलर। अब मैंने तो ये भी बता दिया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं छुपाया, ये भी बता दिया कि कौन से वाला वेराइटी, रेड वाइट वेराइटी, और भी वेराइटीज होती हैं, ठीक है ना। सो अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, सो इसमें शायद तो दिया हुआ है, आई गेस दे हैव शोन इट, ठीक है। सो इफ द कैमरा कैन कैप्चर, ये वाला तो मुझे व्हाइट लग रहा है, ये वाला रेड लग रहा है, और बीच में देखो कहीं कहीं पिंक भी है, आई थिंक सामने पिंक है, ये वाला पिंक है, ये पीछे वाला आई गेस व्हाइट है, मे बी, ठीक है ना, नॉट श्योर, ठीक है, पुअर पिक्चर क्वालिटी ठीक है, क्लासिकल एनसीईआरटी। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस म्हणजे काय, मीनिंग क्या है उसका? कि जब F1 हाइब्रिड दोनों में से किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे, क्या हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? फ्लावर कलर, कौन सी वैरायटी? रेड वाइट वैरायटी ऑफ स्नैपड्रैगन फ्लावर, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, आप लिख लो, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, एक और एग्जांपल है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इन फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ठीक है, मिराबिलिस जलापा। इसको क्या बोलते हैं? 7 o'clock प्लांट, ठीक है, 7 बजे आ रहे, नेवर लेट, ठीक है, 7 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा। इसमें भी वही होता है, रेड वाइट ही होता है, ठीक है। सो फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा एंड फ्लावर कलर ऑफ एंटीरिनम मैजोस बोथ शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब इनका जो F1 हाइब्रिड बनेगा वो F0 के किसी भी पेरेंट से नहीं मिलेगा, मगर क्या? फ्लावर कलर, ठीक है, स्टेम हाइट मिलेगा लेकिन फ्लावर कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो उसको भी शो कर देते हैं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे आ जाएंगे। सो डॉग फ्लावर वाला केस अगर लें, सो कैपिटल आर क्या होगा? रेड, मैं व्हाइट कलर से रेड लिख रहा, और दूसरा वाला स्मॉल आर वो क्या होगा? व्हाइट, ठीक है। और ये रेड व्हाइट क्या है? दे आर फ्लावर कलर्स, ठीक है ना, ठीक है। अब ये एक ही तरह के गैमेट बना, अच्छा इसको क्या बोलेंगे? F0 या फिर पेरेंटल जनरेशन, पी जनरेशन, ठीक है। ये गैमीट एक ही तरह का बनाएगा, गैमीट को मैं बॉक्स में लिखता हूँ, मानिए सर्कल करके लिखता हूँ, ठीक है, और ये वाला एक ही तरह गैमीट बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब F1 में एक ही पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? F1। अब ना ये F1 रेड होगा, ना ये F1 व्हाइट होगा, इंसिडेंटली ये क्या होगा? पिंक होगा। तो याद रखना यहां पे क्रॉस करा रहे हैं, अब पिंक की क्या कराएंगे? सेल्फिंग, ठीक है। पिंक फ्लावर वाले प्लांट का क्या होगा? ऑटोगैमी, ठीक है। सो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 है, और कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे क्रॉस नहीं करना है, क्या है ये? सेल्फिंग। तो ये एक तरह के नहीं, दो तरह के गैमेट बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो तरह के गैमेट बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? वंस अगेन
4 कॉम्बिनेशन मतलब 4 तरह से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कैपिटल आर, ये वाला ऑब्वियसली कैसा होगा, रेड, ठीक है। लेकिन ये F2 है ना, ये F1 है, और ये F1 का गैमीट है, और ये F2 है, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, स्मॉल आर, ये ऑब्वियसली क्या होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। और दो ऐसे बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला कैसा होगा, पिंक। अब ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार कौन सा बन रहा है। तो F2 जनरेशन में 1:2:1, ठीक है। ये जीनोटिपिक रेशियो भी होगा और फिनोटिपिक रेशियो भी होगा, ठीक है, क्योंकि हेट्रोजाइगस वाले का यूनिक फिनोटाइप आ रहा है, तो उसको फिनोटिपिक रेशियो भी अलग करना पड़ेगा। देखो ये सब रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, 1:2, जो यूनिक जीनोटाइप है और जो यूनिक फिनोटाइप है उसका रेशियो लिखते हैं ना। सो आप देखो कैपिटल आर एक यूनिक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर अलग है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल आर, स्मॉल आर ऑल्सो यूनिक है। तो रेशियो ऑफ यूनिक जीनोटाइप्स उसको क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। एंड रेशियो ऑफ यूनिक फिनोटाइप्स उसको क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। तो कितने यूनिक फिनोटाइप हैं, 3, रेड, व्हाइट और पिंक, ठीक है। सो 2 यूनिक फिनोटाइप्स नहीं है, 3 यूनिक फिनोटाइप्स हैं। तो इसमें जीनोटिपिक रेशियो वो भी क्या होगा, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो वो भी क्या होगा, 1:2:1। सो नॉर्मल क्रॉस से इसका क्या बदला, जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो तो नॉर्मल वाले टॉल वाले केस में भी, स्टेम हाइट इन पी प्लांट में भी क्या था, 1:2:1, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन उस केस में क्या होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टॉल होते थे, तो ये दोनों जुड़ करके हम लोग क्या लिखते थे, 3:1, ये दोनों मिल जाते थे ना, दोनों टॉल होते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, ये हाइब्रिड वाले का कैरेक्टर यूनिक हो गया, रिजेंबल्स सन ऑफ द पेरेंट, इसलिए उसको ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या चेंज होता है, कौन सा रेशियो, बोल दो भाई, क्या चेंज होता है, फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, ठीक है ना। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या चेंज होता है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो नहीं, फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन चेंजेस। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि हेट्रोजाइगस प्रोजेनी रिजेंबल्स डोमिनेंट पेरेंट या shows unique phenotype, shows unique phenotype. So heterozygous progeny shows unique phenotype. हेट्रोजाइगस प्रोजेनी यूनिक फिनोटाइप शो करता है, इसलिए रेशियो चेंज हो जाता है। कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट को मॉलिक्यूलर ले जाएंगे, क्योंकि आने वाला है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जो कि इस चैप्टर का पहला अच्छा टॉपिक है। अभी तक के टॉपिक बहुत इजी थे, लेकिन जो पहला अच्छा टॉपिक है, जो एक्चुअल में कुछ नया सीखने को मिलेगा 100%, वो इसी वाले टॉपिक में है। फर्स्ट कंसेप्चुअल टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। सो एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और ऑब्वियसली ये कंसेप्ट हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग कौन से सवाल को आंसर करने वाले हैं, बेसिकली व्हाई some alleles are dominant and others are recessive. Why some alleles are dominant and some alleles are recessive? ये पहला कंसेप्चुअल पार्ट है कौन से चैप्टर का, पीआईबी का, ठीक है ना।
सो मान लेते हैं कोई जीन है, ठीक है ना, जीन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते आए अभी तक, फैक्टर, ठीक है। और ये जीन किसको कंट्रोल करता है, एक ट्रेट को या पूरे कैरेक्टर को, पूरे कैरेक्टर को कंट्रोल्स क्या, क्या, कैरेक्टर, ठीक है ना, कंट्रोल्स कैरेक्टर, ठीक है ना। सो जीन बेसिकली क्या है, जीन तो डीएनए सीक्वेंस है ना, जीन क्या है, डीएनए सीक्वेंस है, मतलब एटीजीसी है। सो नाउ वी हैव टू कम टू एटीजीसी, ठीक है, थोड़ा सा एमबीआई का फ्लेवर आएगा, ठीक है। सो मान लो ये कोई जीन है, एटीजीसी, एटीजीसी आई डोंट नो, ये कोई जीन है, ठीक है ना। ये इस जीन का एक फॉर्म है, क्या है जीन का, एक फॉर्म है। लेट अस से ये जीन कौन सा है, ए जीन, ठीक है, और इसका ये कौन सा फॉर्म है, कैपिटल ए फॉर्म है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जीन बड़ा होगा, लेकिन हम लोग उसके एक छोटे से सेगमेंट में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि इस जीन का, अच्छा ये जीन, दिस जीन कैन बी थाउजेंड्स ऑफ बेसेस, बट आई डोंट हैव एनी टाइम एंड यू डोंट हैव एनी टाइम टू गो थ्रू थाउजेंड्स ऑफ बेसेस, तो इतना छोटा सा एक सीक्वेंस लिख दिया है। अब क्या होगा, इसी जीन का दूसरा फॉर्म भी होगा, ठीक है, मतलब दूसरा इंस्टेंस भी होगा इस सेम जीन का, दूसरा वेरिएंट भी होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरिएंट ऑफ ए जीन, ठीक है। हो सकता है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड पे डिफर करता हो, फॉर एग्जाम्पल बाकी देखो सब एक जैसा है, लेकिन यहां पे जी की जगह मान लो कि टी है, तो एक न्यूक्लियोटाइड अलग हो गया ना, ठीक है ना। सो बेसिकली ये ए का कौन सा फॉर्म है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपी मींस व्हाट, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, शॉर्ट में उसको स्निप बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब उसका रूप बदल गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। सो देखो सब कुछ सेम है, बस एक जीन बदल गया, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ये मोस्ट कॉमन तरह का वेरिएशन है, कौन से लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा एक एग्जांपल हो सकता है सेम जीन का एक और वेरिएंट हो सकता है, ठीक है, जो मे भी किसी दूसरे लोकेशन पे बदल गया। लेकिन याद रखना जरूरी नहीं है कि एक ही लोकेशन पे बदले, दो लोकेशन पे ही बदल सकता है। मान लो ये सी बदल गया और ये वाला सी बदल गया, सम प्रॉब्लम विद सी, जिसकी वजह से ये वाला सी क्या हो गया, ए, ये वाला सी क्या हो गया, टी। तो आप देखो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है या टू न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, टू न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ए का ये कौन सा फॉर्म है, टू न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। ये भी मोस्ट कॉमन है या थोड़ा सा रेयर है, थोड़ा सा रेयर है कंपेयर टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये थोड़ा कम होता है, ठीक है। टेल मी दैट मैजिकल वर्ड, ये जी से टी क्या कैसे हुआ, म्यूटेशन, कौन सा म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा और ये सी से ए और सी से टी कैसे हुआ, ऑल्सो म्यूटेशन, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये वाला जो ए है ये कौन सा फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। लेट मी शो विद ग्रीन, ए कौन सा फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल को आप क्या बोलोगे, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। सो ये ओरिजिनल फॉर्म है या फिर कौन सा फॉर्म है, अनमॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। और ये जो दो बने हैं इसके एसएनपी और इसके टू न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है। ये कौन से फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है, कौन से फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म या फिर अल्टर्ड फॉर्म, मतलब सेम सेम है या बदल गए, बदल गए, या फिर कौन से फॉर्म है, म्यूटेंट फॉर्म, कौन से फॉर्म है, क्यों म्यूटेंट, क्योंकि इनमें क्या हो रखा है, म्यूटेशन, ठीक है ना। सो मैंने एक एग्जांपल लिया कि जीन क्या है, डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, और नो डाउट जीन डीएनए सीक्वेंस है, और जीन के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि क्या ये सारे वेरिएंट को हम लोग एलील बोल सकते हैं क्या, नहीं, ये सारे वेरिएंट को हम लोग एलील नहीं बोल सकते, ठीक है। एलील
पॉपुलेशन जेनेटिक्स का वर्ड है, इसका मतलब एलील उसी को बोलेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा है। ये हम लोग पढ़े थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। अगर आप थोड़े समय के लिए एमबीआई चैप्टर पे आओ, आई वांट टू शो यू समथिंग राइट नाउ, ठीक है। अगर हम सब इस चैप्टर पे आए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, और थोड़ा देर के लिए अगर एचजीपी पे आए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला पैराग्राफ आप देखो, और यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है, ठीक है, कि अलील किसको बोलते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग पीआईवी में है, लेकिन देखो चैप्टर कितना इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि डीएनए सीक्वेंस में क्या होता है, वेरिएशन। अब देखा ना, सी बदल गया है, फलाना बदल गया। डीएनए सीक्वेंस में क्या होता है, वेरिएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंसेस। पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी हो सकता है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड का भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से जीन का क्या बनता है, वेरिएंट। जीन के क्या बने, वेरिएंट। देखा ना आपने, जीन के क्या बने, वेरिएंट। लेकिन हर वेरिएंट को अलील नहीं बोलेंगे। अलील उसको बोलेंगे जब वो ह्यूमन पॉपुलेशन में वो रेयर हो या थोड़ा कॉमन, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा हो। 0.01 मतलब क्या, 1 in 1000 या 1 in 100। 1 in 100 मतलब 100 लोगों में एटलीस्ट एक में पाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलील, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि जीन का वेरिएंट तो ये दूसरा वाला भी है, तीसरा वाला भी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तीसरे वाले की जो फ्रीक्वेंसी हो वो लेस देन 0.01 हो। समझ रहे आप, नहीं समझ रहे हो? तो ये वाला अलील है या बस पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म तो है मगर एलील नहीं है, क्योंकि उस डेफिनेशन से इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 नहीं है। ये हो सकता है कि 200 में एक लोगों में पाया जा रहा हो पॉपुलेशन में, या फिर 1000 में एक में पाया जा रहा हो, ठीक है। लेकिन ये दोनों को फॉर एग्जांपल एलील क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा और इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.01 से ज्यादा है। सो ऑल ऑफ देम आर वेरिएंट्स, लेकिन इन दोनों को क्या बोल देंगे, एलील्स। क्या बोल देंगे, एलील्स। और बाकी जो आएंगे उनको क्या बोलेंगे, वेरिएशन या फिर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीन का हर वेरिएंट एलील नहीं होता। एलील बोलने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में क्या होनी चाहिए, 0.01 से ज्यादा होनी चाहिए। सो अभी हम लोगों ने देखा कि जीन के क्या होते हैं, एलील्स। एक होगा ओरिजिनल फॉर्म और फिर होगा उसके वेरिएंट्स। उसके वेरिएंट्स को क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म या फिर अल्टर्ड फॉर्म या फिर म्यूटेंट फॉर्म। और इस वाले को क्या बोलेंगे, नॉन म्यूटेंट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, अनमॉडिफाइड फॉर्म, अनअल्टर्ड फॉर्म। तो इसके बहुत से नाम हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने जीन ए लिया, समन कैन से जीन टी, जीन एक्स, व्हाटएवर, ठीक है, जीन जी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक का हम लोग नाम दे देते हैं लेटर से कैपिटल ए, एलील, और दूसरे वाले का नाम दे देते हैं स्मॉल ए, एलील। अब मुझे समझाना है कि ये वाला डोमिनेंट क्यों है और ये वाला रिसेसिव क्यों है। और रिसेसिव है तभी तो स्मॉल लेटर में नाम दिया है ना, ठीक है ना। सो डोमिनेंस और रिसेसिव अब मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। सो ये तो समझ में आ गया कि डीएनए सीक्वेंस जीन है, इसी को फैक्टर बोल रहे हैं, और वो किसको कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर को, ठीक है ना। लेकिन डीएनए से डायरेक्ट कैरेक्टर कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। सबको मालूम है डीएनए से पहले क्या बनता है, आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, कोडिंग आरएनए बनता है, ठीक है। और फिर उससे क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के फॉर्म में असेंबल होता है, फिर वो मेटाबॉलिज्म को चलाता है, और लास्ट में उससे क्या आते हैं, कैरेक्टर्स, चाहे एंजाइम कंट्रोल से चाहे डायरेक्टली क्या आते हैं, कैरेक्टर्स, ठीक है। सो एवरीबडी नोज दिस कि डीएनए अल्टीमेटली कंट्रोल्स कैरेक्टर्स। तो ये क्या है, जीन कहाँ है, आरएनए में है या डीएनए में, डीएनए में, ठीक है ना। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सेटअप है इसमें एंजाइम कहाँ है, पॉलीपेप्टाइड के लेवल पे है।
कहाँ है, पॉलीपेप्टाइड के लेवल पे। और एंजाइम क्यों है, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है। अरे तो पढ़ा होगा ना बायोमोलिक्यूल में, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, वेरी फ्यू एंजाइम्स आर आरएनए एंजाइम्स, राइबोजाइम्स, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। और उन एंजाइम्स को कौन बना रहा है अल्टीमेटली, डीएनए। ये तो पढ़ा ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। सो एंजाइम की इंफॉर्मेशन भी कहां से आ रही है, एंजाइम के जीन से आ रही है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तीन पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी है, तीनों को मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो डीएनए है, ठीक है, ये कौन सा अलील है, मतलब कौन सा फॉर्म है, डोमिनेंट एलील है। जनरली ये डोमिनेंट एलील है। अरे एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये डीएनए का जो जीन का जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म है। जनरली जो डोमिनेंट फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, म्यूटेंट फॉर्म या अनमॉडिफाइड फॉर्म, अनमॉडिफाइड फॉर्म। ये वाला इवॉल्व होके नेचर में आया है, और ये वाला तो एक्सपेरिमेंटल है ना, ये तो नेचर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। और ये वाला क्या है, प्रूवन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है ना। सो डोमिनेंट एलील है, तो जनरली डोमिनेंट एलील कैसा होता है, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अनमॉडिफाइड एलील जो है ये बेसिकली क्या रहेगा, परफेक्ट एंजाइम बनाएगा। कैसा एंजाइम बनाएगा, परफेक्ट एंजाइम, ठीक है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, रिसेसिव होने की। अब ये 2 3 4 जो हम लोग लिखेंगे रिसेसिव की पॉसिबिलिटी, ये तो डोमिनेंट की हो गई कि डोमिनेंट क्यों है, वाई अनमॉडिफाइड एलील इज डोमिनेंट, क्योंकि उसका एंजाइम क्या है, परफेक्ट, इसलिए वो क्या है, डोमिनेंट, ठीक है। अब रिसेसिव की तीन पॉसिबिलिटी लिखने वाले हैं। तो सेकेंड केस क्या होगा, डीएनए का फॉर्म कैसा होगा, रिसेसिव। और रिसेसिव होने का पहला रीजन क्या होगा, रिसेसिव एलील होने का एक्चुअली तीन रीजन होगा। सो ओरिजिनल सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ठीक है, या तो इसको छोड़ो, ये 1 2 नहीं लिख रहे, रिसेसिव होने का तीन रीजन लिख दे रहे हैं, 1 2 एंड 3। वाई रिसेसिव, उसके तीन केस हो सकते हैं। पहला वाला, जैसे डोमिनेंट वाले को कैपिटल ए बोल दिया और रिसेसिव वाले को स्मॉल ए बोल दिया। इसके रिसेसिव होने के कितने रीजन हो सकते हैं, तीन। या तो ये एंजाइम बनाएगा लेकिन एंजाइम कैसा होगा, लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट एंजाइम होगा, पहला रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होगा, या तो एंजाइम बनाएगा मगर एंजाइम कैसा होगा, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा। और तीसरा रीजन क्या होगा कि ये वाला एंजाइम ही नहीं बनाएगा, नो एंजाइम, नो एंजाइम, ठीक है ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, रिसेसिव एलील के लिए दूसरा वर्ड क्या बोलेंगे, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, नॉर्मल या म्यूटेंट, म्यूटेंट। तो जो म्यूटेंट एलील है, जो रिसेसिव एलील है, या तो जो अल्टर्ड एलील है, वो रिसेसिव क्यों है, उसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है कि वो एंजाइम बना रहा है लेकिन उसका एंजाइम इसके जैसा परफेक्ट नहीं है। अगर थोड़ा सा मैं बायोमोलिक्यूल में और अच्छे से चला जाऊं तो मालूम होना चाहिए परफेक्ट एंजाइम होने के लिए उसका माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कम होना चाहिए, ठीक है। और उस एंजाइम का वी मैक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इफ यू नो दिस वेरी गुड, इफ यू डोंट नो दिस आई कैन नॉट टीच यू राइट नाउ, ठीक है ना। तो ये एंजाइम की क्वालिटी है, केएम वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, वी मैक्स क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर लेस एफिशिएंट एंजाइम है तो मे बी उसका केएम वैल्यू ज्यादा होगा या मे बी उसका वी मैक्स कम होगा। सो अब देखो ये बेटर एंजाइम है बिकॉज ऑफ एंजाइम पैरामीटर्स आर गुड, ये क्या है, लेस एफिशिएंट है बिकॉज इट्स एंजाइम पैरामीटर्स आर बैड, ठीक है ना। ये जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। और अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो कैरेक्टर दे पाएगा क्या, नहीं, ठीक है। और अगर एंजाइम ही नहीं है तो ना एंजाइम ना रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब कौन सा म्यूटेशन हो रखा है,
सॉरी, नॉनसेंस म्यूटेशन हो रखा है, ठीक है, स्टॉप कोडॉन आ गई है, एंजाइम ही नहीं बन रहा है, या फिर प्रमोटर खराब है। ये सब एमबीआई का कंसेप्ट में लाके यहाँ चिपका रहा हूँ, ठीक है। प्रमोटर खराब है तो याद है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रमोटर से। अगर प्रमोटर ही नहीं है तो घंटा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। सो डीएनए से कैरेक्टर कैसे आता है? ऑब्वियसली बीच में एंजाइम आता है, ठीक है। तो आप देखो कि डोमिनेंट एलील डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि उसका एंजाइम परफेक्ट है, म्हणजे काय, उसका केएम वैल्यू कम है, वीमैक्स ज्यादा है। और रिसेसिव एलील रिसेसिव होने के तीन कारण हो सकते हैं, या तो वो एंजाइम बना रहा है मगर बेकार, और या तो वो एंजाइम बना रहा है मगर एकदम बेकार, कोई जीरो कैटलिसिस, और या तो वो एंजाइम ही नहीं बना रहा है, ठीक है। अब जैसे तुम और तुम्हारा कोई दोस्त है जो कि तुम्हारे साथ नीट एग्जाम के कंपटीशन में है, ठीक है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, उसका मार्क्स अच्छा आ रहा है, ठीक है, और या तो तुम सो के नहीं उठ रहे हो, एंजाइम ही नहीं है, बुक ही नहीं खुल रही है, ठीक है, या तो सो के उठ जा रहे हो लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि मोबाइल देख रहे हो, और तीसरा केस क्या है कि पढ़ रहे हो लेकिन उतने मन से नहीं पढ़ रहे, ठीक है, यही तो रीजन हो सकता है ना, ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। सो डोमिनेंट एलील गुड एआईआर, रिसेसिव एलील लेस इफेक्टिव। तो इसके रिसेसिव होने का, इसके स्मॉल ए होने का तीन कारण है जो मैंने बता दिया। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट ये बचा है कि रिसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील एक केस में इक्विवेलेंट होते हैं, जब एंजाइम परफेक्ट हो और जब एंजाइम लेस एफिशिएंट हो। क्योंकि नोटिस करो इस वाले केस में भी फंक्शनल एंजाइम है, ऑब्वियसली परफेक्ट फंक्शनल एंजाइम है, और इस वाले केस में भी परफेक्ट एंजाइम है, आई मीन एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट है लेकिन फंक्शनल एंजाइम है, ठीक है। सो परफेक्ट एंजाइम और लेस एफिशिएंट एंजाइम, इन दोनों केस में एंजाइम फंक्शनल तो है ना, मतलब एटलीस्ट पढ़ तो रहा है ना, और ये वाला तो सो के नहीं उठ रहा है, और ये वाला तो उठ करके मोबाइल चला रहा है, रील देख रहा है। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये वाला तो कंपटीशन में ही नहीं है, मतलब इस ये एंजाइम से, नॉन फंक्शनल एंजाइम से और नो एंजाइम से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा ना, कन्वर्ट ही नहीं होगा क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है, और ये वाला तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इन दोनों केस में क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो जब एंजाइम परफेक्ट होता है और जब एंजाइम लेस एफिशिएंट होता है, दोनों केस में एटलीस्ट फंक्शनल तो है ना, तो इसको कौन सा केस बोलते हैं, मतलब डोमिनेंट एलील को, और रिसेसिव विथ लेस एफिशिएंट वाले को, मतलब केस वन ऑफ रिसेसिव और डोमिनेंट एलील को, इन दोनों को हम लोग कौन से एलील बोलते हैं, इक्विवेलेंट एलील्स। कौन से एलील्स? इक्विवेलेंट एलील्स। क्यों बोलते इक्विवेलेंट? क्योंकि दोनों एटलीस्ट एंजाइम तो बना रहे हैं ना, दोनों में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो बन रहा है ना, ठीक है ना। सो तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस यहां पे लिखा हुआ है कि देखो जो मॉडिफाइड एलील है, मतलब जो म्यूटेंट एलील, जो अल्टर्ड एलील है, वो रिसेसिव क्यों है? उसके तीन रीजन हो सकते हैं, म्यूटेशन से रिसेसिव एलील बनने के तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है कि एंजाइम फंक्शनल है, नॉर्मल मजे का है, फंक्शनल, लेकिन मोर एफिशिएंट या लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट मतलब उसका केएम ज्यादा होगा, वीमैक्स कम होगा, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी कम होगी, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा? नॉन फंक्शनल एंजाइम है। और तीसरा वाला कौन सा? नो एंजाइम एट ऑल है, ठीक है। सो ये सारे केसेस जो है, ये जो है वो डोमिनेंस और रिसेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स विच मेक द मॉडिफाइड एलील रिसेसिव? नंबर वन, की लेस एफिशिएंट एंजाइम, नंबर टू
नो एंजाइम, एंड नंबर 3 नो एंजाइम। ये वाला जो है नॉन फंक्शनल एंजाइम। नॉन फंक्शनल को हम लोग डिसफंक्शनल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, फुल्ली डिसफंक्शनल। डिस मतलब होता है नॉन फंक्शनल, खराब, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक दो छोटे टॉपिक और हैं, तो आज मैं कोडोमिनेंस भी बताऊंगा और ये डोमिनेंस के बारे में एक और कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आप एक लिख लो, राइट डाउन वन स्मॉल पॉइंट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायलॉग है। इनफैक्ट ये एनसीईआरटी का इस चैप्टर का पहला डायलॉग है, ठीक है। जैसे हर मूवी में डायलॉग होता है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वैसे ही यहाँ पे भी एक डायलॉग है, ठीक है। डायलॉग क्या है? डोमिनेंस डोमिनेंस is not an autonomous feature of gene। किसी एक जीन का डोमिनेंस ऑटोनॉमस फीचर नहीं होता, मतलब जीन देख के आप नहीं बोल सकते कि डोमिनेंट जीन है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर वी चूज टू ऑब्जर्व। इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर वी चूज टू ऑब्जर्व। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि डोमिनेंस कैसा कंसेप्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है, एक्सप्लिसिट कंसेप्ट है, या फिर रिलेशनल कंसेप्ट है। रिलेशनल कंसेप्ट है। डोमिनेंस इज अ कौन सा कंसेप्ट? रिलेशनल कंसेप्ट। देखो ऊपर की दो लाइन एनसीईआरटी की है और नीचे वाली लाइन मेरी है, मगर चिंता मत करो, एनसीईआरटी टीचर को ही कॉपी करेगा, ठीक है ना। So don't worry about it. I can write some lines of my own which NCERT will copy in future editions, ठीक है। So dominance is not an autonomous feature of gene। Very good। तुमको कुछ नहीं समझ में आया। वंस अगेन इसका एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो पी प्लांट में, डोंट राइट PEEP, ठीक है। पी प्लांट में, ठीक है, एक जीन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बी जीन। बी जीन, ठीक है। बी जीन के दो एलील्स होते हैं, कैपिटल बी एलील और स्मॉल बी एलील, ठीक है। सो बी जीन किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स स्टार्च सिंथेसिस। स्टार्च, अच्छा, ठीक है ना, कंट्रोल्स स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है ना। यू कैन कंट्रोल एटलीस्ट स्टार्च सिंथेसिस बट नॉट द अदर वे, ठीक है। सो पी प्लांट में जीन होता है, कौन सा जीन? बी जीन, ठीक है ना। इसको बी क्यों बोलते हैं? आई डोंट नो, मे बी समवन एल्स नोस, ठीक है। एनीवेज ये जो बी जीन है, इसके दो अलील हैं, कैपिटल बी अलील और स्मॉल बी अलील। सो नॉर्मली हम लोग जब बोलते हैं तो कैपिटल बी बोलते हैं डोमिनेंट और स्मॉल बी बोलते हैं रिसेसिव। लेकिन ये रिलेशनल कंसेप्ट है, कौन एलील डोमिनेंट है, कौन एलील रिसेसिव है, ये रिलेशनल कंसेप्ट है। इसको मैं कैरेक्टर के लेवल पे समझाने जा रहा हूं, ठीक है। सो एक बार फिर से, पी प्लांट में एक जीन है, पी जीन, उसका काम क्या है? कंट्रोल्स स्टार्च। अरे पी जीन से कोई एंजाइम बनता होगा, स्टार्च सिंथेस या फिर सम अदर एंजाइम, जो कि नेसेसरी होगा किसके लिए? स्टार्च सिंथेसिस के लिए। सो बी जीन कंट्रोल्स स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। अब इसके दो फॉर्म है, कैपिटल बी एलील और स्मॉल बी एलील। सो क्वांटिटेटिवली इसमें क्या बनता है? मोर स्टार्च, और इसमें क्या बनता है? मोर स्टार्च या लेस स्टार्च? लेस स्टार्च। ये तो समझ रहे हो ना, ठीक है। सो आपको ऐसा लगेगा ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो अपेरेंटली अभी तक क्या लग रहा है कि कैपिटल बी वाला ज्यादा स्टार वो डोमिनेंट है,
ये कम बना रहा है वो रिसेसिव है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि डोमिनेंस जो कैरेक्टर हम लोग चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से रिलेशनल कंसेप्ट है। सो अब मैं लिख रहा हूं कैरेक्टर, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं जीनोटाइप और उससे आने वाला फिनोटाइप, ठीक है ना। सो मान लेते हैं कि जो कैरेक्टर हम लोगों ने चूज किया है वो ग्रेन साइज है। क्या है? ग्रेन साइज है, मतलब स्टार्च का जो सीड होगा उसकी साइज, ठीक है ना। सो ग्रेन साइज में क्या देखने के लिए मिलता है कि कैपिटल बी लार्ज ग्रेन साइज, ठीक है ना। स्मॉल बी एज यू कैन एक्सपेक्ट स्मॉल ग्रेन साइज। वाई स्मॉल ग्रेन साइज? लेस स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है ना। लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी अगर डोमिनेंट है कैपिटल बी तो लार्ज ग्रेन साइज होना चाहिए, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी कौन सी साइज देता है? इंटरमीडिएट ग्रेन साइज, ठीक है ना, ठीक है ना। लार्ज, स्मॉल, इंटरमीडिएट। आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद अगर दूसरा कैरेक्टर के हिसाब से आप देखो, अगर कैरेक्टर आप बदल दो, एकदम से वक्त बदल दिया, कैरेक्टर बदल दिया, ठीक है। सो दूसरा कैरेक्टर अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखो, देखो जीन वही है लेकिन हम लोग क्या बदल रहे हैं? कैरेक्टर दैट वी चूज टू ऑब्जर्व, कैरेक्टर बदल रहे हैं, ठीक है, मतलब देखने का एंगल बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है। सो ग्रेन साइज को कैरेक्टर नहीं मानेंगे, किसको कैरेक्टर मानेंगे? ग्रेन शेप को, ठीक है, सीड शेप को, ठीक है। इस वाले को सीड साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब शेप को क्राइटेरिया मानेंगे, सो कैपिटल बी ये भी राउंड आएगा, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी ये भी राउंड आएगा, मगर स्मॉल बी क्या आएगा? रिंकल्ड आएगा। क्या आएगा? रिंकल्ड आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट है अगर कैरेक्टर कौन सा चूज कर रहे हैं हम लोग? सीड शेप। मगर कैपिटल बी स्मॉल बी आपस में को डोमिनेंट है या इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है व्हेन इट कम्स टू द कैरेक्टर ऑफ ग्रेन साइज, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या निकल के आता है यहां पे? रिलेशन बहुत सिंपल सा निकल के आता है। रिलेशन ये निकल के आता है कि कैपिटल बी एंड स्मॉल बी शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन द कैरेक्टर इज ग्रेन साइज। क्योंकि देखो ये लार्ज होना चाहिए ना, लेकिन क्या है? इंटरमीडिएट, ना लार्ज ना स्मॉल। F1 प्रोजेनी रिजेंबल्स नन ऑफ द पेरेंट, ठीक है ना। सो रिलेशन क्या निकल के आता है कि B एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। और इस वाले केस में रिलेशन क्या निकल के आता है कि कैपिटल बी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। अब ये देखने के बाद लाइन आप ओरिजिनल लाइन फिर से देखो जो मैंने स्टार्ट में लिखी। ओरिजिनल लाइन मैंने क्या लिखा कि डोमिनेंस एक जीन को देख के नहीं बोल सकते कि कौन सा फॉर्म डोमिनेंट है कौन सा फॉर्म रिसेसिव है। डोमिनेंस का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर आप चूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। सो डोमिनेंस कैसा कंसेप्ट हो गया? रिलेशनल कंसेप्ट हो गया, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, ठीक है ना। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। एक बात और, बी जीन का जो डायरेक्ट रोल है वो किसमें है? स्टार्च सिंथेसिस में, नो डाउट। लेकिन इसका इफेक्ट कितने कैरेक्टर में आ रहा है? 2 कैरेक्टर में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जीन एक ही है। अरे जीन तो एक ही है ना, बी जीन। और वो कितने कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है? फिनोटाइप्स में ट्रेट नहीं, कैरेक्टर्स। ये तो ट्रेट हो गए ना, लार्ज इंटरमीडिएट स्मॉल, फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर हो गए ना।
एक्चुअल कैरेक्टर तो 2 है ना, ठीक है ना। सो बी जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है? 2 कैरेक्टर को, कंट्रोल्स 2 कैरेक्टर। तो जब जीन एक होता है और उसके इफेक्ट मल्टीपल होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट है। जनरली एक जीन को एक कैरेक्टर कंट्रोल करना चाहिए, नॉट इन दिस केस। इस केस में एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। सो प्लियो मतलब मेनी और ट्रॉपी मतलब इफेक्ट्स। सो ये मेनी इफेक्ट वाला जीन है, क्योंकि जीन एक ही है, बी जीन, और वही ग्रेन साइज को भी कंट्रोल कर रहा है और वही किसको कंट्रोल कर रहा है? सीड शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सो डोमिनेंस किसी जीन का ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कौन जीन डोमिनेंट है, कैरेक्टर भी यूज करना पड़ेगा, किस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में यू आर डूइंग द मेंटल कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब लास्ट में एक कंसेप्ट आ गया, कोडोमिनेंस, ठीक है। आई गेस हम लोग 5 मिनट और पढ़ सकते, ठीक है ना। लास्ट में एक कंसेप्ट आ गया, कोडोमिनेंस, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने 2 कंसेप्ट को एक साथ समझाया है, कोडोमिनेंस को भी और मल्टीपल एलेलिज्म को भी। मल्टीपल एलेलिज्म, तोतले लोग नहीं बोल पाते, एलेलिज्म, ठीक है ना। एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। ये तो आसान है, मल्टीपल एलेलिज्म तो आसान है। मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ जीन, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म। तो इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूं, मोर देन 2 एलील्स। इसका मतलब जीन के 2 से ज्यादा, 3 4 5 वॉटेवर ऐसे फॉर्म होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा होगी, ठीक है ना। सो मोर देन 2 एलील्स, मल्टीपल एलिज्म, ठीक है। पढ़ना एक्चुअली कौन सा है? कोडोमिनेंस, ठीक है ना। सो कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस को आप ऐसे लिख लो कि F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स नन ऑफ द पेरेंट या बोथ द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स, both the parents, when F1 hybrid resembles both the parents, ठीक है। अगर मैं वही फ्लावर कलर वाला एग्जांपल लूं, ठीक है, सो जस्ट आई होप यू कैन इमेजिन कि एक फ्लावर है जो कि कैसा है? कैपिटल आर रेड। दूसरा फ्लावर है जो कि कैसा है? दिस टाइम आई एम ड्राइंग फ्लावर लाइक फ्लावर, नॉट फ्लावर लाइक डॉग, ठीक है, स्मॉल आर। तो ये कैसा है? व्हाइट, ठीक है। आई हैव चॉइस ऑफ कलर्स। सो अगर ऐसा होता कि कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक होता, इज दिस पिंक? डज इट लुक लाइक पिंक? नॉट टू माय आईज। सो इट लुक्स लाइक ग्रे, इट इज ग्रे, इट इज ग्रे। कैन आई गेट पिंक फ्रॉम समवेयर? ये वाला, ठीक है सर, काइंड पर्पल, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सो अगर ऐसा होता, बाय द वे दिस इज नायडू सर्स फेवरेट कलर, ठीक है ना। अगर ये ऐसा होता कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, तो ये अरे दोनों से नहीं मिल रहा है ना, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स नन ऑफ द पेरेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर ऐसा होता कि इसके कुछ पेटल लाल होते और कुछ पेटल क्या होते? व्हाइट होता, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस केस में ये फ्लावर एक से रिजेंबल कर रहा है या दोनों से रिजेंबल कर रहा है? दोनों से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। सो कैपिटल आर स्मॉल आर को इस केस में क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ, ये बात सही है कि स्नैपड्रैगन में क्या आता है, ये वाला केस या ये वाला लेफ्ट वाला केस आता है ना, ठीक है ना। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि व्हेन F1 हाइब्रिड, ये भी F1 हाइब्रिड है, लेकिन ये इसके जैसा भी नहीं, इसके जैसा भी नहीं, तो इसको क्या बोलना है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्मियर्ड
ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन अगर ऐसा होता जस्ट इन केस, तो उसको क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। व्हेन F1 हाइब्रिड, अरे दोनों से मिल रहा है ना, ठीक है। सो ये वाला केस कौन सा केस है? कोडोमिनेंस का, विच डज नॉट अकर इन स्नैपड्रैगन। और ये वाला केस कौन सा केस है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, विच डज अकर इन स्नैपड्रैगन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इन सबके पास इतने कलर नहीं होंगे, जस्ट सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो ये सारे केस हो गए। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ये तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है ना, तो आखिर कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल एक्चुअली है क्या? तो हम लोग बोलेंगे एबीओ ग्रुपिंग। क्या बोलेंगे? एबीओ ग्रुपिंग। अब उसके लिए मुझे थोड़ा जूलॉजी में घुसना पड़ेगा। मैं जब जूलॉजी में घुसता हूँ थोड़ा थोड़ा एमबीबीएस में घुसने लगता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू कन्फाइन माई सेल्फ। ठीक है, ये हो गया। सो कोडोमिनेंस में जो F1 हाइब्रिड होगा वो दोनों पेरेंट से मिलेगा। फ्लावर कलर इन एंटीरिनम में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मगर कोडोमिनेंस नहीं है। तो सवाल ये है कि कोडोमिनेंस आखिर है कहां? ठीक है, सो इसका एग्जांपल हम लोग एक लिखेंगे, ए बी ओ ग्रुपिंग इन चिंपैंजी। ह्यूमंस। ठीक है, एबीओ ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। अच्छा, एबीओ क्या है? एबीओ तो ब्लड टाइप्स है ना, ठीक है ना। आरएच ग्रुपिंग नहीं, कौन सी ग्रुपिंग? एबीओ ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग में कंप्लीट डोमिनेंस है और एबीओ में को डोमिनेंस है, ठीक है ना। सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट ये है कि ये आरबीसी है, यू नो अबाउट इट, बाई कॉनकेव, ठीक है ना। इसके सरफेस पे प्रोटीन पाए जाते हैं और उस प्रोटीन से लगे हुए छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? शुगर पॉलीमर्स। सो एक तो इसका बेस है वो प्रोटीन है। अरे इसका बेस क्या है? ठीक है, पिज्जा का बेस क्या है? मैदा। और इसका बेस क्या है? प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन में लगे हुए क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे शुगर पॉलीमर्स। स्मॉल पॉलीमर्स को ओलिगोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटीन के साथ लगे हैं इनको क्या बोलेंगे? स्मॉल शुगर पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल शुगर पॉलीमर्स, या फिर शॉर्ट में बोले तो ओलिगो। झूठा या सच्चा? सच्चा, राइट्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अरे प्रोटीन और शुगर को मिला के क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे ना, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉडी के इम्यून सेल्स, एंटीबॉडीज, ये आरबीसी वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स को लेके सेंसिटिव होते हैं। अपने बॉडी हर स्ट्रक्चर के लिए सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। सो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, दे एक्ट एज एंटीजेंस। दे एक्ट एज एंटीजेंस। इसका मतलब दे हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब एंटीबॉडीज इनको क्या कर सकती हैं? पहचान सकती हैं। देयर साइज, देयर स्ट्रक्चर इज जस्ट सो कि एंटीबॉडी उसके साथ क्या कर सकती है? आइडेंटिफिकेशन, पैराटोप, एपिटोप जो बोलते हैं हम लोग, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इट कैन डू इट। ठीक है ना। सो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आरबीसी के सरफेस पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन से जुड़े हुए ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ग्लाइकोप्रोटीन बाय नेचर कैसे हैं? एंटीजेनिक है, विच मीन्स दे कैन प्रेजेंट देमसेल्फ एज एंटीजन। एंटीजन टू व्हाट? एंटीजन टू एंटीबॉडी। ठीक है, सो हो सकता है कि यहाँ पे ब्लड में कोई सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी हो, ठीक है, H2L2, ठीक है, और ये इसको जाके क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दे एक्ट एज एंटीजन। दे एक्ट एज एंटीजन, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफिकल्ट है और इसको समझाने के लिए आई विल यूज
समथिंग। सो देखो, कैन यू सी गूगल हैज कॉपीड योर टीचर। ये आरबीसी है, ठीक है, और इसके सरफेस पे कुछ तो क्या है, प्रोटीन। आई गेस दैट दिस इज प्रोटीन, दिस इज माई गेस, ठीक है। और ये क्या है, छोटा सा ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, 4-5 शुगर का है। सो अगर आप देखो तो ये क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन नहीं, ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोज, और यहां पे लगा हुआ छोटा सा फ्यूकोज शुगर, ठीक है ना। तो अगर ये अरेंजमेंट रहता है, ये ओलिगोसेकेराइड है ना, अरे छोटा सा शुगर पॉलीमर है ना, स्मॉल शुगर पॉलीमर, अगर ये अरेंजमेंट रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एच एंटीजन। क्या बोलते हैं, एच एंटीजन। ऑब्वियसली ये अपने को याद नहीं करना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आरबीसी के प्रोटीन से ये चिपका रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, एच एंटीजन। और एच एंटीजन उतना एंटीजेनिक नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली इस एच एंटीजन में कुछ जुड़ेगा तो इसी के जुड़ने से क्या बनेंगे, ए और बी बनेंगे ना। सो आप नोटिस करो कि अभी क्या होगा, ठीक है, ये देखो ऊपर का पार्ट एकदम सेम है, दिख रहा है, अरे ऊपर का पार्ट देखो ना, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, डायमंड, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, डायमंड, ऊपर का एकदम सेम है ना। नीचे एक नया चिपक गया, हेक्सागन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। ये लग गया आके, क्या लग गया, एनेस्टिल गैलेक्टोसामीन। अच्छा, ये अपने से लग गया या किसी एंजाइम ने लगाया होगा, किसी एंजाइम ने लगाया होगा ना। तो ये अभी यहाँ लग गया तो एंटीजन कौन सा बन गया, ऊपर इसका नाम लिखा होना चाहिए, ये एक्चुअली यहाँ पे बन गया ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन, ए एंटीजन, दिख रहा है ना। अच्छा, मान लो ये नहीं लगा, ठीक है, मान लो ये नहीं लगा, मान लो यहाँ पे जो गैलेक्टोस था इसके नीचे ग्लूकोज लग गया। अब यहाँ पे क्रॉप हो गया, यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ तो था, ठीक है ना, बट आई कैन टेल यहाँ पे क्या लगा, गैलेक्टोसामीन, हेक्सागन, और हो सकता है यहाँ पे कुछ और लग गया, ग्लूकोज लग गया। तो उसके लगने से ये वाला कौन सा एंटीजन बन गया, बी एंटीजन। वंस अगेन यहाँ पे जो आगे लगा होगा वो अपने से लगा होगा या एंजाइम से लगा होगा, एंजाइम से लगा होगा। तो आप देख रहे हो एक नेचुरल एंटीजन है एच एंटीजन जो ओ ग्रुप बनाता है, ठीक है ना, और इसके मॉडिफिकेशन से डिपेंड करता है कि ये एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन लगेगा या ग्लूकोज लगेगा, उसके मॉडिफिकेशन से क्या बनते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। अब ए और बी बनाने के लिए एंजाइम चाहिए जो मेरे पास नहीं है, आई मीन 80% पॉपुलेशन के पास नहीं है ये दोनों एंजाइम, जो यहाँ पे क्या लगाते हैं, एनासिटिल गैलेक्टोसामीन, या फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं वो, ठीक है। तो हम सब मतलब मोस्ट ऑफ अस 80% पॉपुलेशन में ऐसा ही होता है, ठीक है, कि उसमें ना ए होता है ना बी होता है, सिर्फ एच एंटीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं, ओ ब्लड। एनी वन ऑफ यू इज ए और बी, बी पॉजिटिव, इंटरेस्टिंग, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, एटलीस्ट समवन इज ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इंटरेस्टिंग, रिकॉर्ड तोड़ दिया, नॉट आस्किंग फॉर मोर, ठीक है। सो नाउ यू नो कि यू हैव 2 more enzymes compared to me and 1 more enzyme compared to both of them, ठीक है ना। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जिसके पास एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन लगाने वाला और ग्लूकोज लगाने वाला दोनों ही एंजाइम है वो ए बी है, ठीक है, और जिसके पास एक ही एंजाइम है ये वाला, ठीक है, वो ए है, और जिसके पास यू आर बी पॉजिटिव, राइट, तो जिसके पास एक ही एंजाइम होगी, ठीक है ना। एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसमें लगता नहीं है, कट जाता है। सो नोटिस करो कि एक और रेयर ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एक एंजाइम बनता है जो ये फ्यूकोज को कट कर देता है, जिसकी वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, बॉम्बे एंटीजन। इट इज कॉल्ड बॉम्बे एंटीजन, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मुंबई, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया, इसके मुंबई कर खून है इसका, खून में बम्बई इसके। सो आप देख रहे हो कि इंटरेस्टिंग चेंजेस की वजह से एच एंटीजन के मॉडिफिकेशन होते हैं जिससे ब्लड ग्रुप बनते हैं, ठीक है। सो मैं आखिरी बार बोल रहा हूं कि ये सारे मॉडिफिकेशन एंजाइमेटिक है, और एंजाइम है तो क्या चाहिए,
जीन भी चाहिए ना, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं, क्लोज करते हैं टॉपिक को। तो आप देखो कि एक जीन है जो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत ध्यान से देखना, लास्ट में अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है, डोंट बी द वन, ठीक है। सो कैरेक्टर कौन सा है? कैरेक्टर कौन सा है? ब्लड टाइप। कौन सा ब्लड टाइप? एबी ओ, लेट अस से एबीओ ग्रुपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका जीन कौन सा है? आई जीन। जीन कौन सा है? आई जीन, ठीक है, आई जीन, ठीक है। आई जीन के कितने फॉर्म है? देखो वैसे तो बहुत सारे फॉर्म है। एच मतलब बॉम्बे एंटीजन भी है, लेकिन थोड़ा देर के लिए मुंबईकर को हटाएंगे, ठीक है। थोड़ा देर के लिए लेट अस जस्ट फोकस ऑन एबीओ नॉट बॉम्बे एंटीजन, ठीक है। सो आई जीन के कितने फॉर्म है? 3 फॉर्म्स है। कौन कौन से? आइए, जाइए, स्मॉल आई, ठीक है ना। सो आई ए, ये वो एंजाइम बनाता है जो कौन सा एंटीजन बनाएगा? ए एंटीजन। देखा ना, एनासिटिल गैलेक्टोसामीन जोड़ेगा, ठीक है ना, यू बोथ हैव इट, ठीक है ना। और आई बी कौन सा एंटीजन बनाएगा? बी एंटीजन, ठीक है ना, यू बोथ हैव इट, ठीक है ना। स्मॉल आई, वी आर पुअर पीपल, वी डोंट हैव एनी एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी एंटीजन नहीं बनेंगे, तो एच एंटीजन अनमॉडिफाइड होगा, उसको क्या बोलते हैं? नो एंटीजन या फिर ओ एंटीजन। ओ एंटीजन लिखना गलत है, ठीक है। इसको बेटर कॉल इट क्या लिखें? एच एंटीजन या फिर ओ ब्लड टाइप। कुछ लोग इसको बोलते हैं जीरो ब्लड टाइप, ठीक है ना। सो अब देखो, आईए का एंजाइम क्या है? अलग है। आईबी का एंजाइम अलग है। और स्मॉल आई में तो एंजाइम नहीं है ना, नहीं है ना। सो मेरा सवाल यह है कि कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं? सो आप देखो, एलील्स कितने हैं? 3 एलील्स हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन भी तो बनाने पड़ेंगे ना, ठीक है। सो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ठीक है, दो दो में कॉम्बिनेशन होते हैं ना, 3 पावर 2, 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? आइए, आइए। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? आइए, बसा। नेक्स्ट आई बी, आई बी, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होगा? आई बी, बसा। आई आई बी नहीं, ठीक। उसके बाद क्या होगा? देर इज नो आई सी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? आई ए, आई बी, ठीक है। 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना। मैं 9 बोल दिया क्या? ओके, आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है ना। स्मॉल आई, स्मॉल आई, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 6, ठीक है ना। तो कितने यूनिक जीनोटाइप्स हैं? 6 यूनिक जीनोटाइप्स कितने हैं? 6, ठीक है ना। अब आई ए और स्मॉल आई में रिलेशन कंप्लीट डोमिनेंस का है, ठीक है। आईबी और स्मॉल आई में भी रिलेशन देखो, आई ए और आईबी कैपिटल में है और स्मॉल आई स्मॉल में है, क्योंकि स्मॉल आई इज रिसेसिव टू बोथ आई ए एंड आई बी, ठीक है। सो स्मॉल आई इज रिसेसिव
टू बोथ IA एंड IB, कैपिटल IB। ठीक है, सो इन दोनों ही केस में कौन सा ब्लड टाइप आएगा? ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, IB और स्मॉल आई, इसमें भी कंप्लीट डोमिनेंस है IB की, तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? बी ब्लड ग्रुप। सूर्या, बी क्यों आएगा? क्योंकि IB एक एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम अभी हम सब ने देखा कि H एंटीजन में कुछ जोड़ता है, जिससे क्या बन जाता है? बी एंटीजन। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग कौन सा है? IA और IB, इन दोनों में क्या है? कोडोमिनेंस। क्योंकि एक एंजाइम बनेगा या दोनों एंजाइम बनेगा? दोनों एंजाइम बनेगा। ठीक है ना? अब आप देखो, कम बैक टू द पिक्चर ऑफ इट, दो एंजाइम बनेगा। ठीक है, मान लो एक यहां पे है और दूसरा वाला H एंटीजन यहां पे, ये भी H, ये भी H, मतलब इसमें कोई अभी AB एंटीजन नहीं बना है। ठीक है, सो जो IA वाला एंजाइम है, देखो ना, IA वाला एंजाइम है वो भी फंक्शनल है, और जो IB एलील का बना हुआ एंजाइम है वो भी फंक्शनल है। लेकिन मैंने बताया कि IA वाला यहां पे क्या जोड़ देगा? एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन फॉर एग्जांपल जोड़ देगा। ठीक है ना? ठीक है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, और IB वाला क्या जोड़ देगा यहां पे? लेट अस से ग्लूकोज। सो आप देखो कि इसके मॉडिफिकेशन से, मतलब O के मॉडिफिकेशन IA वाला एंजाइम भी कर रहा है, IB वाला भी कर रहा है, और दोनों एंजाइम मॉडिफाई कर सकते हैं ना H को। तो कुछ कैसे हो जाएंगे? A एंटीजन, और कुछ कैसे हो जाएंगे? B एंटीजन। क्यों? क्योंकि दोनों एंजाइम, IA वाला एंजाइम और IB दोनों एंजाइम कैसा है? फंक्शनल। ठीक है ना? सो कुछ हो जाएंगे A एंटीजन और कुछ हो जाएंगे कौन से? B एंटीजन। मेरा सवाल यह है कि वाई IA एंड IB आर कोडोमिनेंट? IA और IB दोनों कोडोमिनेंट क्यों है? क्योंकि दोनों डिफरेंट एंजाइम्स बना रहे हैं। ठीक है, एक क्या लगा रहा है? A एंटीजन, और दूसरा क्या बना दे रहा है? B एंटीजन। तो ये तो फ्री हो गया ना कि आरबीसी पे A एंटीजन भी होंगे, B एंटीजन भी होंगे, क्योंकि दोनों एंजाइम काम कर रहे हैं, दोनों एंजाइम अलग हैं, एक कुछ जोड़ रहा है, दूसरा कुछ जोड़ रहा है। सो रीजन क्या है? IA और IB के कोडोमिनेंट होने का कारण क्या है? ये शायद सब बच्चों को नहीं मालूम रहता। व्हाई IA एंड IB alleles आर कोडोमिनेंट? बिकॉज दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट फंक्शनल एंजाइम्स। इसका काम अलग है, ये A बना देगा H को, और इसका काम अलग है, ये H को B बना देगा। तो इसका मतलब आरबीसी पे H के A मॉडिफिकेशंस भी होंगे और H के B मॉडिफिकेशंस भी होंगे। ठीक है ना? तो IA एंड IB में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? AB ब्लड ग्रुप। इसका मतलब एक्चुअल कोडोमिनेंस कहां है? सब में है या IA और IB में है? IA और IB में है। ठीक है, सो एक पॉइंट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लिखने वाले हैं, राइट डाउन, असर्शन। असर्शन, IA and IB alleles, IA and IB alleles of I gene show codominance. IA and IB alleles of I gene show codominance. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बिकॉज IA and IB कोड फॉर सेम एंजाइम या डिफरेंट एंजाइम्स? डिफरेंट फंक्शनल एंजाइम्स। और IA वाला एंजाइम H मॉडिफिकेशन को बदल, H एंटीजन को बदल के A कर देगा, IB वाला H को बदल के B कर देगा, और दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से A और B दोनों एंटीजन एक्सप्रेस होगा। ठीक है ना? और स्मॉल आई पुअर, इसके पास IA वाला एंजाइम भी नहीं है, IB वाला एंजाइम भी नहीं है। ठीक है, सो इसका, इसके ऊपर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? O ब्लड ग्रुप।
ठीक है। सो कितने यूनिक फिनोटाइप्स हैं? 4। और कितने यूनिक जीनोटाइप्स हैं? 6। तो वंस अगेन क्वेश्चन ये है कि यूनिक जीनोटाइप 6 और यूनिक फिनोटाइप 4 कैसे? तो इस पे भी एक असर्शन रीजन बनता है ना, ठीक है ना। सो राइट डाउन असर्शन इन एबीओ ग्रुपिंग, in ABO grouping there are 6 unique genotypes. आइए 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 आइए, आई, ठीक है ना। सो इन ABO grouping there are 6 unique genotypes but only 4 unique phenotypes, ठीक है। ऐसा क्यों? कारण क्या है? रीजन, क्योंकि आप देखो कि AB ब्लड ग्रुप का तो एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है। नाउ यू नो योर जीनोटाइप, यू आर IIB, ठीक है ना। इसका भी एक ही पॉसिबल है, वी आर बोथ आई, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों का दोनों पॉसिबल है, विच मीन्स ना आई डोंट नो, यू डोंट नो कि यू आर दिस IA और दैट वन, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, डीजेनरेसी है। तो आप समझ रहे हो कि आपके और आपके केस में क्या है, A और B ब्लड ग्रुप में क्या है, डीजेनरेसी है। AB वालों को मालूम है, ठीक है, O वालों को भी मालूम है, दे आर बोथ हैप्पी, बट आर यू हैप्पी विदाउट नोइंग योर जीनोटाइप, ठीक है ना। तो ये कि एक अनसर्टेनिटी है, उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। अब आप देखो, जीनोटाइप देख के फिनोटाइप भी बता सकते हैं और फिनोटाइप देख के जीनोटाइप बता सकते हैं। तो ये तो नॉन डीजेनरेसी है, ठीक है, मतलब सिमेट्री है। और डीजेनरेसी मतलब एक देख के दूसरा बता सकते, लेकिन दूसरा देख के पहला नहीं बता सकते। तो नोटिस करो कि जीनोटाइप देख के फिनोटाइप बता सकते, मगर फिनोटाइप देख के जीनोटाइप नहीं बता सकते। इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। तो किसमें डीजेनरेसी है, ए और बी में। ए बी और ओ में डीजेनरेसी नहीं है, ठीक है ना। सो यहां पे क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, देयर इज डीजेनरेसी इन ए एंड बी ब्लड टाइप्स, ठीक है। ए ब्लड टाइप में 2 पॉसिबल जीनोटाइप है और बी ब्लड टाइप में 2 पॉसिबल जीनोटाइप है, इसीलिए 6 - 2 कितना हो गया, 4, ठीक है ना। सो एबीओ ग्रुपिंग और कोडोमिनेंस को एनसीईआरटी ने साथ में समझाया है। कोडोमिनेंस किसको बोलते हैं, कि जब F1 हाइब्रिड, ठीक है, दोनों पेरेंट को रिजेंबल करेगा। जैसे एक पेरेंट मान लो क्या ले लिया, IA और दूसरा पेरेंट क्या ले लिया, IB। तो ये वाला पेरेंट क्या है, A, ये वाला पेरेंट क्या है, B। लेकिन जो मुन्ना बनेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, IB। और ये वाला क्या हो जाएगा, AB। मतलब एक को रिजेंबल करेगा या दोनों को रिजेंबल करेगा, दोनों को। सो ये तो इसका F0 है और ये इसका F1 है। सो व्हेन F1 हाइब्रिड AB रिजेंबल्स A एज वेल एज B, बोथ द पेरेंट, तो फिनोमेना को क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्यादा कुछ बताने का रह नहीं गया है। सो आप देखो, बस आप ये चीज टेबल पे फोकस करो और देखो कि यूनिक जीनोटाइप्स कितने हैं, 6, मगर यूनिक फिनोटाइप्स कितने हैं, 4 पॉसिबल यूनिक फिनोटाइप्स हैं, ठीक है ना। और ठीक है, जल्दी से मैं रीड कर देता हूं कि अभी तक हम सब ने देखा F1 या तो एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था या तो किसी को रिजेंबल नहीं कर रहा था, बीच का कुछ नया मॉडल बन जा रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस तो कॉमन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें है, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा और एंटेरिना मार्जिस, डॉग फ्लावर एज वेल एज 7 o'clock प्लांट, ठीक है, फ्लावर कलर दोनों में। को डोमिनेंस किसमें है, IA और स्मॉल I एलील में नहीं, उसमें तो कंप्लीट डोमिनेंस है। तो को डोमिनेंस किसमें है, IA और IB एलील्स ऑफ I जीन,
में क्या है, कोडोमिनेस है, ठीक है ना। गुड एग्जांपल इज, अच्छा आरबीसी के सरफेस पे कुछ एंटीजन पाए जाते हैं जिनका मेंशन है, तो क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज शुगर पॉलीमर्स, कैन यू सी, एनसीईआरटी कॉपिंग योर टीचर, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, दैट प्रोट्रूड, प्रोट्रूड मतलब बाहर आते हैं, जैसे डेयरी बाहर आती है वैसे ही प्रोट्रूड आउटवर्ड्स फ्रॉम इट्स सरफेस। द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, कैसे, एंजाइमेटिकली। दो जीन है जो एंजाइम बनाते हैं, दो एलील हैं जो एंजाइम बनाते हैं, कौन कौन सा, IA और IB, वो एलील्स एंजाइम बनाते हैं, और स्मॉल आई वाला रिसेसिव क्यों है, क्योंकि एंजाइम ही नहीं बनाता है। वाओ। नेक्स्ट, द जीन कैपिटल I हैज 3 एलील्स, IA, IB एंड स्मॉल I. IA and IB प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, मतलब डिफरेंट एंजाइम्स, देख रहे हो, डिफरेंट एंजाइम्स तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर, ठीक है ना। while small I does not produce any sugar, so because humans are diploid, तो each person में 2 कॉपी हो सकती है, ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा ही नहीं, देखा, सॉरी। Hence, red blood cells have both A and B types of sugar, किस पर्सन में, IA, IB जीनोटाइप में, क्योंकि दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, H का A मॉडिफिकेशन भी होगा, H का B मॉडिफिकेशन भी होगा। Since there are 3 different alleles and 6 different combination of these 3 alleles are possible, तो यूनिक जीनोटाइप्स कितने हैं, 6, और यूनिक फिनोटाइप्स कितने हैं, 4। हाउ दिस फिनोमेना ऑफ फिनोटाइप, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, 4, क्योंकि डीजनरेसी है इसलिए फिनोटाइप कम हो गया। और जाते जाते आप ये देखते जाओ कि ये जो IA, IB और स्मॉल आई के जो कॉम्बिनेशन है, इनमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस एलील की है पॉपुलेशन में, तूने सुना होगा 80% पॉपुलेशन इज O, इन दिस क्लास द मेजॉरिटी इज ऑफ O, ठीक है ना। सो ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है कि ये जीन, ये एलील की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है ना। सो इफ यू हैव टाइम यू कैन गूगल सम टाइम कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ O एलील इन ह्यूमन पॉपुलेशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, सॉरी स्मॉल I एलील, तो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ IA एलील, बहुत कम आएगी। IB एलील वो I के कंपैरिजन में बहुत कम आएगी। सबसे कम कौन सी वाली आएगी, वो जो बॉम्बे वाला, ओनली इन मुंबई का, ठीक है, जस्ट किडिंग। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।